अस्सलाम वालेकुम dear students. Our next topic is proficiency testing. Proficiency testing को अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास किसी भी लैब की परफॉर्मेंस को एस्टिमेट करने के लिए, जज करने के लिए जो हम टेस्ट अप्लाई करते हैं वो कहलाएगा प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग. तो इसको हम देखते हैं. वन वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द लेबोरेटरी इज टू पार्टिसिपेट इन कोलैबोरेटिव इंटर लेबोरेटरी स्टडीज. यानी अगर हमारे पास 3 या 4 लेबोरेटरीज हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि इन तीनों चारों में से कौन सी ऐसी लेबोरेटरी है जिसका टेस्ट ज्यादा वैलिड है, जिसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो ज्यादा वैलिड है, तो इस चीज को इवेलुएट करने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट. इंटर लेबोरेटरी स्टडीज यानी हम उन 3-4 जितनी भी लेबोरेटरीज हैं उनके दरमियान चेक करना चाह रहे हैं कि अगर सेम सैंपल को इन चारों लेबोरेटरीज में से एनालाइज करवाया जाए तो क्या चारों के रिजल्ट सेम आते हैं, कंपेरेबल होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, या उनमें से किसी एक का बहुत ज्यादा डिफर करता है. अगर करता है तो क्यों करता है. तो ये चीज आपकी कहलाती है प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग. An official body provides aliquots of the same homogeneous material to laboratories for analysis. अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी ऑफिशियल बॉडी है जो इन 3 या 4 लेबोरेटरीज को चेक करना चाह रही है, तो क्या करेगी, सेम होमोजेनस मटेरियल यानी ऐसा मटेरियल जिसकी कंपोजिशन सेम है, सेम मटेरियल के स्मॉल एलुकोट्स यानी छोटे छोटे पोर्शंस जो है वो उनको क्या करेगी, चारों लेबोरेटरीज को देगी. यानी सेम नौयत का सैंपल जो है वो चारों के पास जाएगा. The goal is to compare results among laboratories and uncertainties in the result. मकसद क्या है, ये चेक करना कि क्या सेम सैंपल देने पे चारों जो लेबोरेटरीज हैं क्या उनके रिजल्ट सेम आते हैं या वेरी करते हैं, किस अंदाज में वेरी करते हैं. अब उसके लिए हम जो टेस्ट अप्लाई करते हैं वो हमारे पास कहलाता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और उसके लिए हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो ये आपके पास है, जी स्कोर निकाला जाता है. अब जी स्कोर हमारे पास क्या है वो देखते हैं. The mean of the result of the participating laboratory can be used as the reference. अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ, उसके बाद हम इस ऊपर वाली जो 4 लाइंस दी हुई हैं बाद में इसकी तरफ आते हैं. फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, z इज इक्वल्स टू एक्स आई बार. एक्स आई बार क्या है कि आपकी जो भी मेजरमेंट्स होंगी ये उनका मीन होगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1 2 3 4. ठीक है, अगर मैं इनका ले लेती हूँ मीन तो मेरे पास एक्स आई बार क्या है, वो ये वाली वैल्यू है. ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि मेरी जितनी मेजरमेंट्स थी, रेप्लिकेट मेजरमेंट्स थी, ये उन सबका क्या है, मीन है. अच्छा, उसके बाद आपको एक टर्म ये दिखाई दे रही है, ये आपके पास क्या है, ये जो आपके पास दिया हुआ है एक्स और ऊपर छोटी सी कैप बनी हुई है, ये क्या शो करता है, ये आपका जिसको आप पहले पीछे पढ़ते आए हैं डेटा हैंडलिंग में, सपोज आपने एक वर्ड पढ़ा था एक्सेप्टेड वैल्यू का, ट्रू वैल्यू का, ये आप समझ लीजिए कि ये वो आपकी ट्रू या एक्सेप्टेड वैल्यू है. जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास ये डिफरेंट मिल्क के सैंपल्स हैं और मैं कहती हूँ कि इसमें जो है इस कंपोनेंट की वैल्यू होनी चाहिए 2 mg होनी चाहिए. ठीक है, 2 mg से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो ये 2 mg मेरा क्या है, ये मेरी एक एक्सेप्टेड वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू है. ठीक है, यानी आप अपनी रेप्लिकेट मेजरमेंट के मीन में से किसको माइनस कर रही हैं, जो एक्सेप्टेड, जो रेफरेंस वैल्यू है, जो आंसर होना चाहिए उसमें से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. डिवाइड किससे कर रहे हैं, जो आपकी रेफरेंस वैल्यू है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ आप क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. अब उन्होंने यही बात ऊपर आपको, ये जो मैंने आपसे कहा कि लाइंस बाद में पढ़ेंगे, इनमें एक्सप्लेन की है कि ये एक्सेप्टेड वैल्यू क्या हो सकती है. The mean of the result of the participating laboratories can be used as reference if the actual concentration is not known. Suppose अगर मुझे ये रेफरेंस वैल्यू 2 मिलीग्राम्स नहीं पता, तो फिर मैं इस एक्स कैप की जगह क्या वैल्यू यूज करूंगी, फिर मैं ये करूंगी कि मुझे अगर पता लगा कि एक लैब का आंसर आता है 2, एक का आता है 2.5, एक का आता है अगेन 2.5 और एक का आता है 1.5. ठीक है, अब मेरे पास कोई इस तरह की रेफरेंस वैल्यू मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं हर लैब का जो आंसर आया है मैं उसके मीन को भी यूज कर सकती हूँ एज अ रेफरेंस वैल्यू.
ठीक है, और इफ द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट नोन or a better certified reference material whose concentration and certainty is known is used. इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़े तो इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि पहली बात तो ये कि आप स्टैंडर्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल जो उसके सर्टिफाइड एक्सेप्टेड वैल्यू है वो यूज करें। इन केस अगर आपके पास वो नहीं है तो तमाम लेबोरेटरीज का जो रिजल्ट आ रहा है उसका आप मीन ले लें, उस मीन को आप यूज कर लें एज अ रेफरेंस वैल्यू, एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। लेकिन ज्यादा बेटर क्या है कि आपके पास जो है वो रेफरेंस वैल्यू का होना क्या है, बेस्ट है। अब वो ये बता रहे हैं कि आप अपने जो लेबोरेटरी के रिजल्ट है उनको किन टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ जी स्कोर आप एक्सप्रेस करते हैं। और जी स्कोर है क्या, इट इज अ मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नोन कंसंट्रेशन। नोन कंसंट्रेशन क्या थी, ये एक्स कैप थी, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, अपनी मेजरमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रही हैं और डिवाइड किससे कर रही हैं, ये जो आपकी कैप वाली वैल्यू थी उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है, ओवरऑल जी स्कोर बताता ये है कि हमारा जो आंसर है वो असल आंसर से कितनी डेविएशन शो कर रहा है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है, 2 अवे है, 3 अवे है, ये हमें जो इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्स आई बार क्या है, ये आपकी तमाम जो मेजरमेंट्स थी ये उनका मीन था, एक लैब की मेजरमेंट्स का मीन है। जबकि एक्स कैप क्या है, एक्सेप्टेड यानी ट्रू रेफरेंस वैल्यू है, और एस आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सेप्टेड कंसंट्रेशन। ये आपने जरा अपने माइंड में क्लियर रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर आपकी वैल्यूज की बात नहीं हो रही, बल्कि एक्सेप्टेड वैल्यू जो रेफरेंस वैल्यू है ये उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर आपके पास उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कोलैबोरेटिव स्टडी में हिस्सा लेते हैं जहाँ पर कैल्शियम को डिटरमिन किया जा रहा है, और इसमें वो आपको बता रही हैं कि जो आपका सैंपल है उसमें जो कैल्शियम है वो है 5.2 और विद अ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्लस माइनस 0.2, और इसको भेजा गया है 10 लेबोरेटरीज में एनालाइज करने के लिए, और आपके पास जो सैंपल हैं उनकी आपके पास ये रीडिंग्स आई हैं। ठीक है, अब आपने इसकी क्या निकालनी है, जी स्कोर आपने निकालना है और बताना है कि इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। पहली बात तो ये कि आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले तो आपको अपनी तमाम वैल्यूज का 5 एक आपकी वैल्यू है, दूसरी आपकी है 4.7 और तीसरी आपकी है 4.8। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा, मीन। और ये चूंकि आपकी मेजरमेंट्स की बात हो रही है तो ये मीन आपका क्या कहलाएगा, ये आपका मीन एक्स आई बार कहलाएगा, ये आपका आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए थी, फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, एक्स आई बार है माइनस एक्स कैप है और डिवाइड आप किसके साथ कर रहे हैं, एस के साथ। अब एक्स बार क्या हमने पीछे पढ़ा, रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यू, तो वो आपके पास क्या है 5.2। उन्होंने बताया कि हमें नोन है कि सैंपल के अंदर 5.2 कैल्शियम जो है मौजूद है, हम उसको डिफरेंट लेबोरेटरीज में भेजकर चेक करना चाह रहे हैं कि उनका आंसर क्या आता है, यानी हमें उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन नोन है। तो हमारे पास एक्स आई बार की वैल्यू यहाँ से आ गई 4.8 और 5.2 कहाँ से आ गया, ये आपके पास स्टेटमेंट से आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नीचे आप क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी, नॉन कंसंट्रेशन की। तो उन्होंने आपको इसी सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी हुई है प्लस माइनस 0.2, ये आपने नीचे लिखी, इसका आपने स्कोर निकाला तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, -2। अब ये -2 क्या शो कर रहा है, -2 ये शो कर रहा है कि आपका जो आंसर है वो असल आंसर से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है। अब क्या वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है या कम है, तो वो माइनस साइन हमें बता रहा है कि हमारा जो आंसर है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेस आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट लाइन ये भी अंडरलाइन कीजिए, जी स्कोर ग्रेटर देन 2 और लेस देन -2 indicate a difference that is due to known random error. The z-test is one of the statistical function available in Excel. आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, देखें, अगर तो आपके पास z की वैल्यू आती है 0,
फिर तो इसका मतलब होता है कि तब आती है जीरो वैल्यू जब आपका आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेड वैल्यू के जितना आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप अगर मैं आपके सामने लिखूं, यहाँ जीरो है, इस साइड पे +1 है, इस साइड पर +2 है, इस साइड पर -1 है और इस साइड पर -2 है। तो अगर तो आपका आंसर बिल्कुल जीरो आ रहा है, इट मीन्स कि आपकी और एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है, बिल्कुल ओवरलैप कर रही है, सेम आंसर आ रहा है, आपका रिजल्ट जो बिल्कुल अप टू दी मार्क है। फिर अगर आपका आंसर जो है जी स्कोर का +1 आता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वे है, यानी ज्यादा आ रहा है असल रिजल्ट की निस्बत। अगर 2 है तो आपका आंसर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ रहा है। इस साइड पर अगर आप चलेंगे तो आपका आंसर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन लेस है या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन लेस आ रहा है एक्चुअल की निस्बत। तो जी स्कोर हमें ये इंफॉर्मेशन देता है, यानी जितना ये आपका +2 -2 आता जा रहा है, इट मीन्स के ज्यादा डेविएशन आ रही है, तो इट मीन्स के देयर इज सम एरर। और जो भी एरर है हमारे मेथड में, वो हो सकता है कि कोई हमारा नॉन रैंडम एरर है, और फिर हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अपने मेथड को जो है वो उसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक और बात आ जाती है, दिस मीन्स योर रिपोर्टेड मीन इज लो बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे फ्रॉम द एक्सेप्टेड वैल्यू। ठीक है, अगर आपका आंसर यहाँ -3 आ रहा होता, तो इसका मतलब ये होता कि हमारा आंसर 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे है, और वो अवे ज्यादा है या कम है, वो लेस है असल आंसर की निस्बत। There is a 95% chance this difference is due to a non-random systematic error. Also, the range for one standard deviation of your measurement is 4.6 to 5. अगर आप इन तमाम वैल्यूज में अपना आंसर निकालें, तो आपका आंसर -2, -2.5, -3, -3.5 इस तरह से आते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारा आंसर इस रेंज में आ रहा होता, तो 2 की निस्बत मजीद 1 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन अवे हमारा आंसर जो था वो चला जाना था। एक्सेप्टेड या सूटेबल रेंज क्या है हमारे सैंपल की, वो है 5 to 5.4। आप 5 से लेकर 5.4 की रेंज में कोई भी वैल्यू इस फॉर्मूले में यहाँ पर अप्लाई करके देख लें, आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 0.5 आएगा, 1 आएगा, 1.5 आएगा, यानी वो कहाँ होगा, वो इस रेंज के अराउंड होगा जहां पर आप कहते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो हमारी मेजरमेंट्स हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं। There is just a 68% chance that your value overlaps the accepted range. ये देखिए, मैंने आपके सामने जो हमारा जो भी डाटा होगा उसका हमारे पास इस तरह से प्लॉट आ जाएगा। नीचे मैंने मेंशन की है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके पास 0 आ गया, इस साइड पे -1 -2 और इस साइड पे +1 +2 एंड सो ऑन। अब आपके पास अगर जो आपकी आंसर है वो आ रहा है -2 या +2 के अराउंड, तो इसमें हमारे पास 95% क्या है, इस बात के चांस हैं कि यहाँ पर जो 95% डाटा जो है वो नॉन रैंडम सिस्टमेटिक एरर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके मुकाबले में अगर हम ये कहते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है 5 to 5.4, यानी 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आंसर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी डाटा सेट कहाँ आ रहा होगा, ये आ रहा होगा इतना। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आपके पास इतना एरिया रिप्रेजेंट करता है। 68% चांसेस है कि यहाँ पर एरर हो सकता है, नॉन रैंडम एरर जो है वो हो सकता है। इट मींस कि जितनी आपकी स्प्रेड या आप कह लें कि आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू छोटी होती जाती है, उतना जो है उसके अंदर एरर के चांसेस क्या होते जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जितना अगर +2 -2 जितना अवे आ रहा है, उतना ही आपको अपने मेथड में क्या है, यू नीड टू लुक इनटू योर मेथड कि उसमें क्या कमी आ रही है जिसका वजह से हमारा आंसर अवे जा रहा है फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। और अब हम एक और चीज देखते हैं, ऊपर उन्होंने आपको जो फिगर दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने आपको नीचे लेबोरेटरीज आ जाएंगी सारी, और इधर उनकी क्या आ जाएगा, जी स्कोर आ जाएगा। यानी इस लेबोरेटरी का देखिए -2 है, -1 है, फिर और पॉइंट्स में वैल्यू होंगी। तो बेस्ट कौन सी होंगी हमारे पास, अच्छी वो होंगी जिनका स्कोर जो है 2
2 से नीचे नीचे आ रहा है, और जिनका बहुत ही 0 के करीब है उन लेबोरेटरीज का रिजल्ट क्या होगा, बेस्ट होगा। तो यूं हम क्या कर सकते हैं, जी वैल्यू की हेल्प से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी लेबोरेटरी जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, किसके रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा रिलायबल हैं।